हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएमडी, एक आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में। ठीक है, तो आईएमडी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो बनाया जा चुका है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये आपका जो आईएमडी सब्जेक्ट है, यूपी पॉलिटेक्निक के जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एक कॉमन सब्जेक्ट है आईएमडी। ठीक है, IMED इस सब्जेक्ट आपका है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, आईएमडी आपका एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कॉमन सब्जेक्ट है सभी ब्रांच के लिए। तो इसका जो सेकंड लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक जो उद्यमी है उसके गुण कौन कौन से होने चाहिए, उसकी क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। फिर सेकंड हम लोग बात करेंगे फंक्शन। ठीक है, जो भी आपके एंटरप्रेन्योर है उसका फंक्शन क्या क्या होता है, उसके कार्य कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपको पता चलेगा, इस वीडियो में बात करेंगे बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप या फिर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो भी आपका कोई उद्यमी है, कोई एंटरप्रेन्योर है, उसके मार्ग में कौन कौन सी बैरियर्स आ सकती हैं, बाधाएं कौन कौन सी आ सकती हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कोई भी उद्यमी है उसकी क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं पीटर किडले के अनुसार। ठीक है, एक विचारक है पीटर किडले, ठीक है, अर्थशास्त्री। तो इनके अनुसार जो कहा गया है, उद्यमी एक खोजी जानवर की तरह होता है जिसकी ओर समाजशास्त्रियों व दार्शनिकों व अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिटीज की मैं बात करें तो इसमें जो पीटर ने बताया कि उद्यमी एक क्या है, खोजी जानवर की तरह होती है। मतलब कई चीजें, नई नई चीज खोजने की कोशिश करता है जो उद्यमी होता है, जिसकी ओर समाजशास्त्रियों, दार्शनिकों और अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। तो ये सारे आपके क्या है, क्वालिटीज है। इसके बाद देखते हैं डिफरेंट क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए। अतः एक उद्यमी के प्रमुख निम्न प्रकार से जो क्वालिटीज हैं, जो गुण हैं, वो होने चाहिए। तो फर्स्ट जो क्वालिटी है कौन सी होनी चाहिए, प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। फिर दूसरा है आपका सृजनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए। फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर अगला जो आपका क्वालिटीज है क्या है, दूरदृष्टिता होनी चाहिए। मतलब उसके अंदर सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बने और ज्यादा से ज्यादा वो मार्केट में बेचा जाए। ठीक है, अगला जो क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योर का वो है स्पष्टता। ठीक है, क्लियरिटी होनी चाहिए। कोई भी डिसीजन अगर वो ले रहा है तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि डिसीजन आपका सही है कि गलत है। अगला आपके अंदर क्या होना चाहिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज की बात करते हैं तो संचार योग्यता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन करने की जो क्षमता है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर अगला क्वालिटीज क्या है, व्यवहारिक गोपनीयता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, तकनीकी योग्यता होना चाहिए, टेक्निकल जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। ठीक है, जो भी मान लेते हैं कोई चीज अगर करना है तो सोच पहले से कई लोग सोच लेते हैं कि काम नहीं हो पाएगा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। वो सोचना चाहिए उसको कि ये काम अगर किया जा रहा है तो बिल्कुल वो किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए आशावादी होना चाहिए। अगला क्या होना चाहिए, जोखिम उठाने में तत्पर होना चाहिए। अगर कोई जोखिम उठा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि जोखिम अगर जो कोई उठा रहा है तो हमेशा लॉस में ही जाएगा, कई बार वो प्रॉफिट में भी जाता है। ठीक है, जोखिम उठाने वाला ही जो रिस्क उठाता है वही बहुत आगे जाता है। अगर कोई रिस्क नहीं उठा रहा है तो जानिए कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर वो पीछे भी नहीं जाएगा तो आगे भी नहीं जा पाएगा, अगर कोई रिस्क नहीं लेता है। अगला जो क्वालिटीज है एंटरप्रेन्योर का, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। अगला होना चाहिए चतुरता होना चाहिए। ठीक है, चतुर होना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो बुद्धिमान होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। तो ये सारे आपके क्या है, क्वालिटीज हैं, किसके, एक एंटरप्रेन्योर के, एक उद्यमी के। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं फंक्शन। जो आपके एंटरप्रेन्योर है उसका फंक्शन क्या है, तो एक उद्यमी के प्रमुख कार्य निम्न है। ठीक है, एक अगर हम लोग एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसके कार्य क्या है, निम्न है। तो फर्स्ट आपका है वह बिजनेस का चुनाव करता है, उसी प्रकार के मार्केट का अध्ययन करता है। ठीक है, पहले वो तो
कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है तो पहले बिजनेस देखेगा कि किस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तभी आपका उसके बाद ही आपका मार्केट का अध्ययन करता है। ठीक है, पहले वो चुनाव करेगा कि किस बिजनेस को हम लोग बढ़ावा दिया जाए, कौन सा बिजनेस अपना खुद का बिजनेस किया जाए ताकि आगे चल के उसका स्कोप ज्यादा हो, उसमें बेनिफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो। उसके बाद ही मार्केट का वो सर्वे करता है। ठीक है, अगला है आपका जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, वह कच्चे माल, मशीन, फाइनेंस की व्यवस्था करता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कच्चे माल की व्यवस्था करता है। जो भी आपकी मशीनें हैं जो काम कर रही हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो भी वो जुगाड़ करता है, इंतजाम करता है। ठीक है, उसकी व्यवस्था करता है। और जो फाइनेंस है, जो पैसा लगेगा उस मशीन को खरीदने में, कच्चे माल को खरीदने में, ये सारा कौन लगाएगा, जो आपका एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो साहसी उद्यमी है, वही लगाता है सारी चीज। तो सारे आपके क्या है, फंक्शन है एक एंटरप्रेन्योर के। अगला जो आपका फंक्शन है, उद्यमी कर्मचारी व श्रमिकों का चुनाव करता है और आवश्यक निर्णय लेता है। ठीक है, तो जो भी आपका एंटरप्रेन्योर होगा, जो उद्यमी होगा, वो कर्मचारियों और श्रमिकों, ठीक है, जो भी आपकी लेबर्स हैं उनका चुनाव करता है और आवश्यक निर्णय लेता है कि इस काम को आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, एंटरप्रेन्योर के फंक्शन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या फंक्शन है। वह उद्योग लगाने के लिए स्थल का चुनाव करता है। जो आपका एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, वही ये सोचता है कि इस जगह पे हम लोग उद्योग को लगाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे प्रॉफिट हम लोग कमा सके। ठीक है, प्रॉफिट वहां पे हो सके। इसके बाद देखते हैं अगला, वह यह भी चुनाव करता है कि उद्योग का आकार लघु, मध्यम या बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा होगा तो जो भी आपका एंटरप्रेन्योर है वो देखता है कि हम लोग को पहले कैसा उद्योग, जो इंडस्ट्रीज है वो खोलना है। ठीक है, जो इंटरप्राइज है वो खोलना है, छोटा खोलना है या फिर मीडियम में खोलना है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज हम लोग को खोलना है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन देखता है, किसका कार्य है, तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उसका काम है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, वह सेल्स को संगठित करता है तथा ग्राहकों को संतुष्ट करता है। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं उनको संगठित करता है एक जगह पे और जो भी कस्टमर्स हैं उनको संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, वह मूल्य निर्धारण नीति तय करता है। जितने भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी में या फिर इंटरप्राइज में बनाए जा रहे हैं उसका जो मूल्य है कौन डिसाइड करता है, तो जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, वही डिसाइड करता है कि इतने आपके इसमें लगा है। ठीक है, जो कैपिटल, जो पूंजी इसमें लगा है, इतना लगा है, हम लोग को प्रॉफिट इतना हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो निर्धारण होता है कि किस तरीके से हम लोग को सामान को बेचना है, कौन करता है, जो एंटरप्रेन्योर है वही करता है। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का क्या है, वह श्रमिकों व कर्मचारियों को वेतन देता है तथा पूंजीपतियों को ब्याज देता है। ठीक है, जो भी आपके श्रमिक हैं या फिर कर्मचारी हैं उनको कौन वेतन देगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा वही वेतन देगा। जो एंटरप्राइज का पूरा मालिक होगा वही आपको वेतन देगा। अगर कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आपको कौन दे रहा है, जो पैसा दे रहा है, जो सैलरी दे रहा है, वही उस कंपनी का जो मालिक है वही आपको सैलरी दे रहा है। भले से एचआर का कोई आदमी है, ठीक है, कर्मचारी के रूप में रखे हुए हैं, फिर वहां से आपको पैसा मिलता है, लेकिन जो मेन पैसा है वो आपको कहाँ से मिलता है, तो एंटरप्रेन्योर ही आपको पैसा देता है। जो उद्यमी है वही आपको सैलरी देता है। ठीक है ना। नेक्स्ट फंक्शन है आपका, वह विभिन्न करों जो टैक्सेस हैं, श्रम विभाग, बिजनेस कर, आपात निर्यात, ठीक है, आयात जो होता है, निर्यात होता है, विभाग, फिर आपका बिक्री कर हुआ, फिर आपका विभाग हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें व्यवहार बनाता है विभिन्न आवश्यकता के अनुसार। कौन बनाता है, तो एंटरप्रेन्योर ही बनाता है। ठीक है, आपकी जो कंपनी है उसमें कितना टैक्स देना है, ठीक है, कितने आयात निर्यात करना है, कौन कौन से चीज हम लोग को बाहर से मंगाना है, और प्रोडक्ट बना के बाहर कौन कौन सी चीज को भेजना है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाना है, सारी चीजें डिसीजन कौन लेता है, तो एंटरप्रेन्योर ही लेता है, जो उद्यमी है। ठीक है, इसके बाद जो देखते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, आईएमडी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, या फिर एंटरप्रेन्योर जो आपका उद्यमी है उसकी मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा
कि एक इंटरप्रेन्योर के बीच में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। अगर आप खुद एक इंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपकी मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, इस अनुसार आप सोचकर इसको लिखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक उद्यमी के मार्ग में निम्न प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है, कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं? 4 तरह की बाधाएं आ सकती हैं। तो फर्स्ट जो आपका है टेक्निकल बैरियर हो सकता है। ठीक है, सेकंड आपका फाइनेंशियल हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आपका एक होता है लॉस बियरिंग कैपेसिटी होता है। फिर जो चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। ठीक है, तो 4 तरह की आपके बैरियर्स हो सकते हैं इंटरप्रेन्योर में। ठीक है, तो 4 तरह की आपकी जो बैरियर्स इंटरप्रेन्योर में, उसमें जो सबसे पहला आपका है वो टेक्निकल कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, जो टेक्निकल बैरियर है या फिर कह सकते हैं टेक्निकल कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या आप लिख सकते हैं एग्जाम में जो टेक्निकल बैरियर्स है उसमें। तो लघु उद्योग के उद्यमी द्वारा हमेशा नई मशीनों व नए उत्तम तकनीक का प्रयोग कर पाना संभव नहीं होता है। कि अगर जो उद्योग है, जो इंडस्ट्रीज है छोटा है, तो इसमें बार बार मशीन को चेंज करना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है, जो छोटा इंडस्ट्रीज है, उसमें कम पैसा होगा। ठीक है, उसके पास कम पैसा होगा, तो नई नई जो मशीनें हैं, जो आधुनिक मशीनें हैं, उसको लगवा पाना थोड़ा उसके लिए कठिन हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी बैरियर हो सकती हैं, टेक्निकल बैरियर हो सकती है। इस प्रकार की तकनीकी बाधाओं से उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ठीक है, जो आधुनिक मशीनें हैं उसका यूज आप नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा वहां पे देखने को मिलेगा कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास पुरानी मशीनें हैं, वो कभी खराब भी हो सकती हैं। उसको बनाने में आप ज्यादा जो आपके कॉस्ट है वो भी ज्यादा लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो बार बार अगर मशीनें बिगड़ रही हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम बाय टाइम नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं टेक्निकल बैरियर में। इसके बाद क्या है, मार्केट में उत्पाद को आशा के अनुसार सफलता नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको एक टेक्निकल बैरियर है, ठीक है, टेक्निकल बैरियर अगर आता है इंटरप्रेन्योर के बाधा के मार्ग में, तो क्या होता है कि जो मार्केट में उत्पाद को जितना आशा किया गया था कि इस अनुसार कोई उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में हम लोग भेजा जाएगा, उस अनुसार आप उस चीज को, उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं भेज पाते हैं अगर आपका टेक्निकल बैरियर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट आपका खत्म हो गया टेक्निकल बैरियर। इसके बाद जो है आपका जो बैरियर है वो सेकंड बैरियर है। जो सेकंड बैरियर है वो कौन सा है, फाइनेंशियल बैरियर। ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रास्ट। फाइनेंशियल मतलब समझ ही सकते हैं कि पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, अपनी वित्तीय समस्याओं के कारण लघु उद्योग गुणवत्ता का वह स्तर नहीं बना पाते जो बड़े उद्योग आसानी से हासिल कर लेते हैं। ठीक है, जो लघु उद्योग है, मैंने पहले ही बताया है कि उसमें लघु उद्योग है, छोटा है, तो उसमें पैसे भी कम होंगे। ठीक है, उसके बाद पैसे भी कम होंगे, तो उसमें जो अगर बड़ी बड़ी मशीनें लाना चाहे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता को बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा पाएगा अगर लघु उद्योग है, क्योंकि इसके पास जो फाइनेंस है वो भी कम है। ठीक है, तो फाइनेंस का प्रॉब्लम जो है लघु उद्योग में ज्यादा आता है। इसके फलस्वरूप वह मार्केट में पिछड़ जाता है। तो नए नए प्रोडक्ट आप नहीं बनाएंगे तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है जो आगे बढ़ जाएंगी, आपको पीछे कर जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल बैरियर। और मार्केट के एक सीमित वर्ष की आवश्यकताओं को ही पूरा कर पाते हैं। तो जो आपका मान लेते हैं कोई लघु उद्योग है, वो एक साल में कुछ ही प्रोडक्ट बना पाएंगी, लेकिन वहीं पे जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो एक साल में बहुत सारी प्रोडक्ट बनाएंगे और उसकी क्वालिटीज भी अच्छी होगी, क्योंकि उसके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं और जो आधुनिक मशीनें हैं उसके पास उपलब्ध होती हैं, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल जो होता है, जो फाइनेंस होता है, ज्यादा होता है इस कारण से। ठीक है, तो सेकेंड हो गया आपका फाइनेंस बैरियर। थर्ड आपका होता है लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी में आप देखने को मिलेगा हानि बर्दाश्त करने का साहस। ठीक है, ये भी आपका बैरियर है एक इंटरप्रेन्योर के मार्ग में। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक उद्यमी अपनी सारी पूंजी उद्योग में लगा देता है, इसके साथ ही विभिन्न सोर्स जैसे बैंक, फाइनेंशियल नियम या रिश्तेदारों से पैसा भी उधार लेता है। ठीक है, जिसका उसे बहुत बड़ा ब्याज चुकाना पड़ता है।
तो कई सारे ऐसे उद्यमी होते हैं, ठीक है, कि पूंजी जो भी लगाएंगे उसमें आप ले लेंगे, बैंक से ले लेंगे लोन, फिर आपका रिश्तेदारों से पैसा ले लेंगे, उधार ले लेते हैं, ठीक है, अपना जो भी बिजनेस है उसको खोलने के लिए, तो उनको ब्याज उसका चुकाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी में आ जाएंगी, कि आप तो कमाई तो कर ही रहे हैं, साथ में साथ जो आपका पैसा दूसरों से लिए हैं, जो बैंक से लोन लिए हैं, दूसरे से जो पैसा लिए हैं उसको भी देना होगा, उसके साथ साथ आपको ब्याज भी चुकाना होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, इस अवस्था में यदि उद्योग शुरू के वर्षों में आशा के अनुसार सफल नहीं हो पाता है तो उद्यमी निराश हो जाता है, ठीक है। अगर आप बैंक से ज्यादा लोन ले लिए हैं और एक साल में अच्छे से या फिर 6 महीने में 4 महीने में आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है तो आपके अंदर कुछ निराशा आ जाएगी कि हम जो लोन लिए हैं वो कैसे देंगे, ठीक है, कंपनी तो लॉस में चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी में आ जाता है। इसके बाद देखते हैं, और उसमें हानि सहन करने का साहस नहीं है तो उसे उद्योग भी बंद करना पड़ सकता है। इसीलिए कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको लॉस बियरिंग कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए, कि मगर एक मान लेते हैं एक बार अगर उसमें हानि ही हो गया उसका, ठीक है, लॉस ही हो गया, तो घबराना नहीं चाहिए, आने वाले समय में उसको प्रॉफिट जरूर होगा, उसको लगे रहना चाहिए। तो यही कहा गया है कि अगर हो सकता है कि जो भी अगर कंपनी अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, ग्रो अच्छे से नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो एक ऐसी अवस्था भी आ सकती है कि उस कंपनी को बंद करना पड़े, क्योंकि वो बैंक से लोन लिया है, बहुत सारे लोगों से लोन लिया है, तो उसके पास क्या है, उसके दिमाग में टेंशन रहेगा कि इन सबको क्या है, अपना पैसा लौटाना है, ठीक है, तो कोशिश करेगा किसी तरीके से लौटा दे, इसलिए इस कारण से भी वो कंपनी बंद करना पड़ सकता है। तो ये आपका होता है लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी बैरियर, ठीक है। तो तीसरा बैरियर है आपका लॉस बियरिंग कैपेबिलिटी। जो चौथा और लास्ट जो बैरियर है एंटरप्रेन्योर के मार्ग में वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में क्या है, लघु उद्योग की विभिन्न वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह क्रय विक्रय उत्पादन वित्त मार्केटिंग हेतु विशिष्ट व्यक्तियों का नियोजन कर सके, ठीक है। अगर कोई लघु उद्योग है, छोटा सा एंटरप्राइज है, ठीक है, तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो भी क्रय विक्रय के लिए, उत्पादन के लिए होगा, फिर आपका मार्केटिंग के लिए होगा, उसके लिए अलग अलग व्यक्तियों का निर्माण वो नहीं कर सकता, अलग अलग व्यक्तियों का नियोजन वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जो उद्योग है, जो इंटरप्राइज है वो क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इसके कारण से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी आ सकता है। इस संगठनात्मक बैरियर, ठीक है, जो बाधा से उद्योग के संगठन में, संचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा उत्पादकता भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है उसके कारण से जो आपकी उत्पादकता है वो भी अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये है आपके एक एंटरप्रेन्योर के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है। इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, एक उद्यमी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, और एक एंटरप्रेन्योर का जो काम है वो क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, और जो आपके बैरियर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आने वाले वीडियो में तीसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तीसरा जो लेक्चर आएगा आपको उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं इसको भी बताइएगा। सबसे पहले जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपका IMD सब्जेक्ट है उसमें क्लियर किया जाएगा। जितने भी फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनमें जो भी सिलेबस दिया गया है BTUP के द्वारा मेन वेबसाइट से जो सिलेबस डाउनलोड किए हैं जो स्टूडेंट्स, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। वो सारे लोग अपने सिलेबस के अनुसार ही स्टडी करें, और मैं भी कोशिश ही करता हूँ, मैं हमेशा जो पढ़ाता हूँ अपने सिलेबस को देख के ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपका जो BTUP का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार ये सारी चीजें बताई जाती हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं है। IMD जो सब्जेक्ट है उसमें आप अच्छे तरीके से पास होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।